एड्स के बारे में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो एनएससीपी कहलाता है, या एक वर्ड सुना होगा नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है। तो उसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपको कम से कम 2-3 क्लास लगेगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स जो है इंडिया में, उससे जाने से पहले थोड़ा सा पहले एड्स के बारे में जनरल जो जानकारी वो होनी चाहिए कि एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से होता है। ह्यूमन ये जो वायरस है, इस वायरस के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और बहुत आम है। अब जिस जगह जब आप इस दौर में आ गए हैं तो अब तो इसके बारे में जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव नहीं है। बहुत सारे मोड से जहाँ से आपको इसके बारे में पता चल सकते हैं, लेकिन जब इसके हिस्टोरिकल उस पर देखेंगे तो आएगी, बाद में देखेंगे। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है ये, इसका एचआईवी का जब इन्फेक्शन होता है तो एड्स होता है, ठीक है, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके प्रोसेस में समझना है कि डिजीज का जो ट्रैक है वो कैसे होता है। 3 से 6 वीक लगता है इसको सिंड्रोम में डेवलप होने में, क्योंकि एड्स अपने आप में एक डिजीज नहीं, पूरे सिंड्रोम में कई सारी चीजें, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डेवलप होती है। और इसके टेस्ट को डिटेक्ट करने में आपको 6 मंथ लगता है। ये जो पीरियड कहलाता है जहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ टेस्ट डिटेक्शन से पहले, यानी जब एंटीबॉडीज एंटीजेंस आने लगे, दिखने लगे उसमें और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, ये जो पीरियड बीच का कहलाता है, ये विंडो पीरियड कहलाता है। बहुत सारे रिसर्च इसी बीच विंडो पीरियड पे फोकस कर रहे हैं कि इससे पहले कि ये कंफर्म डिजीज में टेस्ट में आने लगे, इसके सिम्टम्स आने लगे, हम डिटेक्टेबल हो जाए, तो उससे पहले पहले हमको सिम्टम्स तो नहीं, मतलब कि डिटेक्टेबल हो जाए ब्लड में, सिम्टम्स तो अभी और टाइम लेगा वो, तो उससे पहले इसको हम कंट्रोल कर ले। विंडो पीरियड को टारगेट करके काम चल रहा है। और 9 साढ़े 9 एक ऑन एन एवरेज जो है 10 साल के आसपास आपको क्लिनिकल सिम्टम डेवलप होने में लगता है। यानी एक बार ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन आपके बॉडी में गया तो अगर आप अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर, या ससेप्टेबल होने के बाद आपने कहीं चेकअप नहीं करवाया, तो आपको 10 साल कम से कम लग जाएंगे उसको पता होने में, क्लिनिकल सिम्टम्स आने में कि वो वेट रिड्यूस हो रहा है, आपको फंगल इन्फेक्शन मुंह में और जगह जहाँ हो रहा है रुक ही नहीं रहा है, या फिर कोई भी डिजीज बहुत इजीली हो जा रही है। ये सब करते करते आपको इतना टाइम लग जाएगा, और ऑन एन एवरेज जो है 15 साल के अंदर उस पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो ये पूरा आपको, अच्छा, डेथ थोड़ा सा इस पे भी डिपेंड करता है कि कोमोर्बिडिटी क्या है उसके साथ। अगर पहले से भी कोई और दूसरे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्रेवियस प्रॉब्लम है, तो इसका टाइम आपको कम भी हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, ठीक है। अगर आजकल बहुत एंटी वायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चल रही है एड्स की, जिसकी वजह से जो टीबी की बीमारी, सॉरी, एड्स की बीमारी से होने वाली जो प्रॉब्लम है, यानी जो इसके कंसिक्वेंसेस है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दे रहा है, यानी इसके कंसिक्वेंस को बढ़ा दे रहा है, इसकी जो वायरुलेंस को कम कर देना वायरस को। तो थोड़ा सा और भी 20 साल 15 साल से एवर भी लोग जीते हैं इसको लेके, एड्स होने के बाद भी। ठीक है, हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले आप देखेंगे कि पहली जो सबसे पहले इसकी जो डिटेक्शन का मामला आया था, तो इसका नाम पहले दिन से एड्स या एचआईवी इन्फेक्शन का पता नहीं चल गया था। पहले इसको कापोसी सार्कोमा जाना जाता था। 1981 में सीडीएस ने, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये सीडीएस है, थोड़ा सा प्रिवेंशन इसमें जुड़ गया, सीडीसी भी हो गया। तो 1981 में इसके बारे में पता लगाया, जो सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क में डॉक्टर्स की टीम ने देखा कि जो होमोसेक्सुअल्स यंग है, उसके अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि सोडोमी से जुड़ा हुआ ये केस है, और ये अजाब के तौर पे भी है। आपने लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में सुना होगा कि वहाँ सबसे पहले जो नॉन हिस्ट्री में पता चलता है कि सोडोमी का जो वो जो टर्म है वो यूज हुआ वहीं से। तो ये होमोसेक्सुअल के अंदर देखा गया जो उस तरह के कार्य थे। उसके बाद इसका नाम जो है कापोसी सार्कोमा सेक्स में इन्वॉल्व थे। तो हिस्ट्री इस तरह की है, बहुत ही ज्यादा लोग इसकी वजह से मरे। और अब जब इसकी हिस्ट्री ट्रेस आउट कीजिएगा तो देखिएगा कि 1959 में, थोड़ा सा बैक में जाके पता चलता है कि 1958 में जो एड्स है उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस लोगों को आने लगा था। अफ्रीकन जो वो है कंट्रीज है, उसमें जो है वो, ये बात कब पता चली कि जब आप बैक में जाके हिस्ट्री, कहते हैं इनको रिवर्स में जाके थोड़ा सा पता करना कि इस तरह के सिम्टम्स पहले ही लोगों में आने लगे थे,
ठीक है, जबकि 81, 82, 83 आगे जाके फिर इसके बारे में 82 में जाके इसका नाम पड़ा, लेकिन बैक में फिर हम देखते हैं क्या इस तरह के लोग, इस तरह के सिम्टम्स के लोग, कोई रिकॉर्ड हमारे पास है, इस तरह की चीज पहले भी होती। तो 1959 का रिकॉर्ड मिलता है कि अफ्रीकन में ही होता था, उनके एंसेस्टर में होता था। ये जो 1978 में जो गे थे, मतलब होमोसेक्सुअल्स थे, उसके अंदर यूएस में, स्वीडन में, और हेट्रोसेक्सुअल जो होते हैं उसमें तंजानिया और हेती, ये आपका जो एरिया है ये अफ्रीका का है, उसमें एड्स के जो साइन अभी जो क्लियर कट है वो पता चला। 1972 नहीं, 1982 है, गलती से लिखा गया, 1982 में इसका नाम रखा गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जुलाई 27 को उसके बाद फिर इसी नाम से जाने लगा। ठीक है, इसमें 1985 में जो एफडीए, फूड एंड ड्रग यूएस का है, उसने जो है एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट का इजाद किया। वहीं से आपको फिर टेस्ट स्टार्ट हुआ, और पहला जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ एड्स का, यही अटलांटा यूएस में हुआ। एड्स की हिस्ट्री को देखिएगा तो जो 1970 से 81 का पीरियड है उसको बोलते हैं साइलेंट पीरियड, और जो 1981 से 82 का पीरियड है इसको कहते हैं रिकॉग्निशन पीरियड। इस पीरियड में डिटेक्टेबिलिटी और उस सारे एक्ट स्टार्ट हो गए थे कि अब इसको पता करना है और किस तरह से इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ग्लोबल मोबिलाइजेशन, इंटेंस डिस्कवरी का देखिएगा तो 82 से 85, इसी दौरान जो है दवाओं की खोज और उसकी प्रिवेंटिव अप्रोच और जितने भी टेक्निक्स होंगे या स्ट्रेटजीज होगी वही लॉन्च हुए। ग्लोबल मोबिलाइजेशन हुआ 86 से 98, जब पूरे दुनिया में इसके केस डिटेक्ट होने लगे, तब ग्लोबल मोबिलाइजेशन का ये पीरियड कल 86 से 88 के बीच में। ठीक है, ब्लड टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हुआ 84 में, पब्लिक एजुकेशन 86 में, एंटी जो वायरल ट्रीटमेंट इसके लिए चल रहा है वो 1986 में हुआ था, वैक्सीन अभी तक भी डेवलप नहीं हो पाया है। तो एक ओवरव्यू अगर एचआईवी एड्स का टाइमलाइंस कर लीजिएगा तो 1981 में सबसे पहले इसको जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा इस न्यूज को। ठीक है, कि मिस्टीरियस टाइप की एक इलनेस है जिसका पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और 1982 में आपने देखा कि इसका नाम दिया गया। साइंटिस्ट थे फ्रांकोइस बेर्रे, सिनर्सी एंड लुक मोनेस्टेंग, ये इन्होंने एचआईवी के काउज पे डिस्कवर किया। इसी की वजह से इनको 1984 में इनको मिला आपको नोबेल प्राइज। 1985 में ए टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ब्लड डोनेशन इज डेवलप्ड थ्रू चिंपैंजी रिसर्च। उस पे एनिमल से इसके रिसोर्स का पता चलाने लगे कि क्या इसके कनेक्शंस हो सकते हैं। तो ये भी एक थ्योरीज है इसमें कि एनिमल से सेक्स करने की वजह से भी ये लोगों में आया। AZT, इसको मतलब एजिडोथायमाइडिन कहते हैं इसको। AZT जो है ये ट्रीटमेंट, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है जिडोवुडीन भी आज के दौर में इसको कहते हैं, ये पहला ट्रीटमेंट प्लान जो है एड्स के लिए 1987 में लाया गया। ठीक है, 1990 होते होते 8 मिलियन लोगों को ये एचआईवी हो चुका था। ये अगले में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है एचआईवी जो है वो कितने लोगों को अब तक डेथ हो चुकी है, कितने लोग इसमें जो है इन्फेक्टेड है, कितना डेथ हो चुका है। 1994 में जो इन्फेंट में, बच्चों में देखा गया, और उस पर जो ट्रीटमेंट का शेड्यूल लाया गया, AST जो है वो एक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होती है, ड्रग की एक फॉर्म होती है, उसी में AST जिसको हमने जिडोवुडीन भी कहते हैं, ये ट्रीटमेंट दिया गया। देखा कि बच्चों में इसका असर बहुत अच्छा रहा और ये घटा रहा है इसके केसेस को। ठीक है, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी रेट्रोवायरल्स डेवलप किया गया 1996 में। बहुत सारी जो वायरल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स उसको लाया गया। और 1997 में देखा गया कि एड्स रिलेटेड डेथ है जो है ना, वो डेवलप कंट्री में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की वजह से बहुत जल्दी घटने लगा। तब तक आप देखिए कि 1997 में जाते जाते 22 मिलियन लोग, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख होता, 10 लाख को 22 से, इतना लोग एचआईवी से इन्फेक्शन हो चुका था। 2007 में फिर आके देखिए तो 33 मिलियन लोग को, कितनी तेजी से एड्स बढ़ रहा था। 33 मिलियन, वो भी बहुत सारे डाटा जो है कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज के डाटा अवेलेबल नहीं थे तभी हाल है। ठीक है, 2010 में आफ्टर टेस्ट इन माइस, यानी चूहे में जब किया गया तो ट्रोवाडा नाम की ड्रग थी, उसको देखा गया कि एचआईवी के रिस्क के इन्फेक्शंस को ये घटा रही है। तो फिर इसको एंटी रेट्रोवल जो थेरेपीज थी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज था, यानी एंटीवायरस जो ड्रग थी, उसको फिर और ज्यादा मजबूती से नई ड्रग को लाया गया और देखा गया कि जो ट्रांसमिशन है, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है एचआईवी का इस ड्रग को देने की वजह से, ये ट्रांसमिशन रेट बहुत तेजी से घट रहा है और कितना 96% लोगों में घटा दे जा रहा है।
और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि दुनिया के लगभग सारी कंट्रीज में, बड़ी बड़ी गरीब कंट्री जितनी भी कंट्रीज हैं, उसमें ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज जो अवेलेबल है। इनिशियल फेजेस में कहते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टेड केस हैं कि विंडो पीरियड में अगर ये दवाएं दे जाती है, ऐसे लोग जो ससेप्टेबल है, यानी स्क्रीनिंग के थ्रू पता चलता है कि एड्स वाले के साथ या तो सेक्स किया है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है, किसी वजह से ट्रांसमिशन के कोई ससेप्टेबल चांस अगर होते हैं, स्क्रीनिंग के थ्रू ये पता चलता है। तो ऐसे लोगों को इनिशियली अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज अगर शुरू करते हैं तो लगभग 100% उसके ट्रांसमिशन तो रोक ही देते हैं, कॉम्प्लिकेशन को भी हम कम कर देते हैं। अभी हम लोग दुनिया इसमें और आगे जो बढ़ रही है कि किसी तरह से इसके हम वो वैक्सीन इजाद करने, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये केस हम बहुत जल्दी से हमने घटा दिया है। तो 80 से लेके 90 का जो दौर था, ये डिवास्टेशन दौर था। इसमें बहुत ज्यादा डेथ हुई, लोगों को सही से एड्स के बारे में पता नहीं था, और कुछ सरकारों के भी रवैये ऐसे नहीं थे जो उसको सीरियस ले रही थी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अफ्रीका में क्या हाल था एड्स का। और 95 से 2005 का जो वो दौर चल रहा है, उस दौर को कहते हैं डिस्कवरी एंड एक्शन पे। थोड़ा डिटेल में जब सीरीज देंगे तो आप लोग इसको देख भी लीजिएगा। और 2010 से 2020 का जो अभी टाइम चल रहा है, इसको कहा जाता है कि ये जो है एड्स को कंट्रोल करने का दौर है, ठीक है। और ये चूंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज है, जो इम्यूनिटी को बहुत बुरी तरह से कम कर देती है, CD4 काउंट कम कर देता है, चूंकि टेस्ट में वही देखते हैं, तो इसलिए बहुत बड़े लेवल पे इम्यूनिटी बूस्टर्स और वैक्सीन का काम इस पे चल रहा है। ये एक बड़ा मतलब एक ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस 81 से लेके अब तक जो ट्यूबरकुलोसिस को कैसे फैला रहा है, कहाँ इंटरवेंशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, किस तरह से हमने ड्रग डेवलप किया, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज किस तरह सक्सेसफुल रही, तो ये पूरा उसका आप देख सकते हैं। एक जो टीबी से रिलेटेड बहुत अहम चीज मैं आज बताना चाहता हूँ, वो होता है डिनायल ऑफ द केस। ये बंदा था जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, आपको यहाँ का साउथ अफ्रीका का, उस वक्त जो प्रेसिडेंट था, उस बंदे ने इसको डिनाई कर दिया। डिनाई किया, क्या किया कि नहीं अरे HIV से टीबी कुछ नहीं फैलता है। उस बंदे के इस कथन ने इतना लॉस किया साउथ अफ्रीका को कि 3,30,000 पीपल जो है इसकी वजह से प्री मेच्योरली मर गए 2000 से 2005 में। 1998-99 के पास इस बंदे ने जो है ये किया था कि प्रेसिडेंट था, तो इन्होंने कहा था कि हम जो है टीबी नहीं मानते हैं, ये दुनिया की चाल है। बहुत सारी चीजें इन्होंने अपना कहा था कि दुनिया ग्लोबल ये चीज है, अफ्रीका को पीछे ले जाने का और ये सारी चीजें। तो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने उस वक्त कह दिया था कि नहीं, टीबी ऐसा, थाबो मबेकी नाम का ये आदमी था, तो इसने डिनाई कर दिया था। जैसे इसको अभी कोरिलेट किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कोविड-19 को डिनाई किया, इस बंदे ने व्हाइट हाउस में साफ साफ कह दिया था कि मैं आपको माउथ जो मास्क है, फेस मास्क, वो लगाने से इनकार कर दिया था। इसके जितने भी सपोर्टर है, चूंकि अभी अमेरिका में इलेक्शन का साल चल रहा है, तो उन लोगों ने भी इन चीजों को डिनाई किया। और जब बुरी तरह से फैला कोविड-19, तो बाद में इन्होंने जो फिर खुद मास्क पहनना शुरू कर दिया। और जब एक बड़ा नेता इस लेवल पे ये बातें करता है, तो उसके फॉलोअर जो उसी तरह से उसको फॉलो करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी, जो डिनाइल थे, उसको कोरिलेट किया जाता है थाबो मबेकी की बात से। साउथ अफ्रीका में इन्होंने डिनाई कर दिया था 1999 में, और 1999 से 2009 तक ये बंदा रहा। तो उस वक्त जितने भी प्रोग्राम्स चलते थे टीबी को रोकने का, वहाँ लाइफ सेविंग करके एक प्रोग्राम कैंपेन चला था, ठीक है। उस कैंपेन में इसने अवरोधक बन गया बंदा, इसकी सरकार की नहीं, सब कुछ नहीं है, कुछ HIV से एड्स नहीं होता है। उसकी वजह से आपने देखा कि प्री मेच्योर डेथ उस पीरियड में 2000 चूंकि 8 तक रहे थे, तो 2000 से 2005 के बीच का डाटा है, 3,30,000 लोग मर गए, प्रीमेच्योर डेथ हो गया, अर्ली डेथ हो गया। उसको रोका जा सकता था, प्रिवेंशन से रोका जा सकता था, ट्रीटमेंट के थ्रू, ट्रीटमेंट आ चुका था, ट्रीटमेंट के थ्रू उसके कॉम्प्लिकेशंस को, उसके लाइफ को लंबा किया जा सकता था, कॉम्प्लिकेशन कम किया जा सकता था। और कम से कम कहा जाता है कि 35,000 बच्चे जो है इनकी वजह से, इनकी इस पॉलिसी की वजह से, मदर को नहीं स्क्रीन किया गया, दवाएं नहीं दी गई, तो 35,000 बच्चे जो है वो HIV लेके पैदा लिए। तो कितना, मैंने कई बार मैं कहता हूँ कि मेडिसिन इज अ पॉलिटिक्स ऑन अ लार्ज स्केल। यही वजह होती है कि पॉलिसीज को लाने के जो जिम्मेदार होते हैं, उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितना मॉर्बिडिटी होगा किसी डिजीज से, कितनी आपको जो है मोर्टिलिटी होगी।
तो बहुत सारे लोग मरने के अलावा जो फैला टीबी, उसके बाद ये हाल हो गया कि कोई घर ऐसा नहीं था साउथ अफ्रीका के जिसके यहाँ टीबी ना हो। फिर जल्दी से फिर इनके जाने के बाद वो प्लान इन्होंने एक्सेप्ट किया बाद में इस चीजों को, और उसके बाद नई स्ट्रेटजीज आई तो केस बहुत जल्दी कम हो रहे हैं। 90s का जो दौर आप देखिएगा, 90s का शुरू में 1900 वाला, तो वो चिंपैंजीज से ह्यूमन में आप जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके हम लोग इसको थोड़ा सा एसेस करते हैं, तो चिंपैंजीज से ह्यूमन में ये फैलने का इसका ट्रेस मिलता है। ठीक है, 68 के में देखिएगा तो जो केसेस हैं इसके जो है पूरी तरह से यहाँ से अफ्रीका से अमेरिका, फिर वहां से एशिया और हर जगह फैलने के आपको, ठीक है, आसार मिलेंगे। और 80s में जब आ जाइएगा, 68 की बात मैं कर रहा हूँ, 80s में जब आएगी तब तो एड्स एपिडेमिक की तरफ फैल गया। दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं बचा जहाँ एड्स नहीं आया था, पूरी दुनिया इससे त्रस्त हो गई थी और एक बड़ी महामारी के तौर पे ये उभरा। ग्लोबल अगर इसका एक इम्पैक्ट आप देखेंगे किस तरह से हुआ, तो आप सबसे पहले 1981 में थोड़ा सजा के इसको माइलस्टोनिक एक ओवरव्यू इसको भी देखेंगे हम लोग कि दुनिया में किस तरह से एड्स आया। उसके बाद फिर इंडिया में जब हम पढ़ेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो उसमें भी देखिएगा 81 में जो पहला रिपोर्टेड केस हुआ एड्स का, अपीयरेंस हुआ, नेमिंग बाद में हुई। ठीक है, HIV जो उसका वायरस है, ठीक है, ह्यूमन एक मिनट, तो उस वायरस का, HIV वायरस का आइडेंटिफिकेशन 1983-84 में हुआ। 1985 में कॉमर्शियली अवेलेबल हो गया इसका टेस्ट, HIV को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट था, हो गया। 1986 में WHO की तरफ से ग्लोबल एड्स प्रोग्राम लॉन्च हो गया था और डिबेट्स हुई 1987 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि एड्स को किस तरह से ग्लोबल तौर पे इसको रोका जाए और इसकी जो है जो मतलब कि जो भी मेजर्स हैं वो किस तरह से इस मेजर्स को पूरी दुनिया पर लाया जाए। ये बहुत पहले कब हुआ था, ये 1987 में। आजिडोविडीन जो मैंने कहा, एजिडोथामाइड जो था, AZT ट्रीटमेंट है, वो 1987 मोल्ड में आ गया था। 88 में एशिया में इसके फैलाव को देखा गया बुरी तरह से, एशिया में भी अब नहीं छूट रहा है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो 1996 में आया, उससे पहले जो ट्रीटमेंट था वो एजिडोथामिडीन था, जिसको AZT ट्रीटमेंट कहते हैं या फिर जिसको जिडोवुडीन भी कहते हैं आज के दौर में। तो वो ड्रग चल रही थी। फिर उसके बाद जो है लास्ट में 1996 में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, कई दवाएं इसमें वायरल एंटीवायरल हैं जिसको जोड़ा गया इसमें। और ईस्टर्न यूरोप में भी ये 1998 में लेट से आया, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में आ गया टीबी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्पेशल सेशन हुआ HIV एड्स में 2001 में, और 2001 में ही ग्लोबल फंड इसके लिए एक्वायर किया गया कि पूरी दुनिया की अब ये प्रॉब्लम है, तो इसको जो हम निपटने के लिए जितने भी फंड्स की जरूरत है, तो वो भी जितने भी मेंबर देश थे यूनाइटेड नेशन के, WHO के देश थे, उनको इस पे फंड में पैसा देना चाहिए। फिर 2001 से ये थोड़ा सा और मतलब और ज्यादा कंप्रेहेंसिव वे में इस कैंपेन को चलाया गया कि जितने भी पॉलिसीज बनेगी, नेशनल पॉलिसीज होगी और उस पॉलिसी के तहत पूरी दुनिया में एड्स को कंट्रोल किया जाएगा। तो आज मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास है आप लोग की ना, 15 हो गया, आज यही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग, जी सर क्लास है अभी। तो कल हम लोग कंट्रोल प्रोग्राम में हमारे यहाँ जो अभी तो 4th फेज चल रहा है नैको का, तो उसमें जो आया था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या एम्स था, वो इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम लोग फिर इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे।